हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। इससे प्रीवियस में हम आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में इसको कहते थे निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमने आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं जहां पर हमने 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को टारगेट किया है। अभी तक एग्जाम में जो 1 नंबर मतलब एमसीक्यूज और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस तरीके के क्वेश्चन थे, वो सब क्वेश्चन हमने आपको कराने की कोशिश की है। और अगर उसी टाइप के आपको भी क्वेश्चन दिख जाए तो बेटा आप उनको भी खुद से करने का प्रयास करना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। कॉन्सेप्ट इसका जितना हो सकता है तो वो पहले वीडियो लेक्चर हमने आपको बता ही दिया है कि कितने कॉन्सेप्ट इसमें हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से करा दी गई हैं। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के राइट कॉर्नर पर एक आई बटन है, इस पे हमने एक प्लेलिस्ट मेंशन की है, उस पर आप क्लिक करोगे तो इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हुई हैं वो सभी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। आप एक एक करके उन वीडियो को अच्छे से देख लो और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाओ। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 अंक वाले जो प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से आते हैं उनको करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग यहाँ फिनिश कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर उस टॉपिक को करेंगे, उसमें भी हम लोग 3 से 4 वीडियो लेक्चर लेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक बोर्ड एग्जाम में वो कराएंगे आपको और साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं। तो देखो आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये पूछा गया था, 4 अंक का ये क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा भी गया था। 2023 में पूछा गया है तो एक बार आप उससे पहले ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ो और समझने का प्रयास करो, फिर देखो क्या पूछा गया है। ठीक है, देखो हम समझाते हैं आपको। लिखा है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं q तथा p पर प्रतिच्छेद करती है। तो 2 अक्ष बनाने पहले, एक तो y अक्ष और एक कौन सा x अक्ष। तो देखो हमने कहा एक काम करते हैं, इस तरीके से 2 अक्ष बना लेते हैं। ये हो गया x अक्ष और हमने बेटा मान लिया ये जो है वो कौन सा है, ये मान लिया y अक्ष। ठीक है, तो कोई एक रेखा है वो y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः q और p बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई एक रेखा है जो y अक्ष को कहां पर, q पर, और x अक्ष को कहां पर, p बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने कहा ठीक है, एक रेखा हमने इस तरीके से खींच ली, ये कोई हमने एक रेखा खींच ली जो x अक्ष को कौन से बिंदु पर, p बिंदु पर, और y एक्सिस को कौन से बिंदु पर, q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लिया ये बिंदु q है। ठीक है भाई, प्रतिच्छेद करती है। आगे ये भी लिखा है कि यदि 2, PQ का मध्य बिंदु हो, ये जो रेखा खींची गई है इसका नाम P और Q है, इसका मध्य बिंदु क्वेश्चन में दिया गया है, किसका जो मध्य बिंदु है वो 2, -5 है। मान लो ये कोई भी बिंदु हमने मान लिया हमने ये बिंदु M है। ठीक है, ये M बिंदु इस रेखा PQ का मध्य बिंदु है, ये दिया गया। तो आपसे ये पूछा गया है P और Q के निर्देशांक ज्ञात करो, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करो। बेटा हमने आपको बताया था अगर ये बिंदु P x अक्ष पर है तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक, हमने आपको बताया था किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y के फॉर्मेट में होते हैं। अब बेटा चूंकि ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है इसलिए इसमें x तो होगा लेकिन y नहीं होगा, y का मान 0 होगा। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। उसी प्रकार से ये बिंदु Q जो है ना वो y अक्ष पर है, इसलिए इसके निर्देशांक अगर हमें लिखने हो तो 0, क्योंकि x का मान इस पे नहीं होगा, y का मान होगा, तो y हमने इस तरीके से लिख दिया। बोलो बात सही है। Q के निर्देशांक हमने अपनी तरफ से क्या मानेंगे, 0, y, और P के निर्देशांक क्या मानेंगे, x, 0। हमें यही P और Q के निर्देशांक पता करने, तो अगर हम किसी भी प्रकार से x का मान और y का मान पता कर लें तो फिर हम लोग P और Q के निर्देशांक पता कर लेंगे। तो हमने कहा आप सुनो x और y कैसे निकालोगे। तो बेटा इन्होंने इस रेखाखंड PQ या बोल सकते हो इस रेखा PQ का उन्होंने मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए, इनके हिसाब से ये अगर हम लोग निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे। इस चित्र को हम यहाँ अलग से बनाते हैं। जैसे हमने कहा इस तरीके से ही तो रेखा थी, ऐसे आप थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे।
ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, इसके निर्देशांक अपनी तरफ से क्या मानेंगे, x, 0। x, 0 क्यों मानेंगे, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर स्थित था, x अक्ष पर स्थित होगा तो वहां पर x का तो मान होगा लेकिन y का मान नहीं होगा, इसलिए y 0 रखा। Q के निर्देशांक 0, y क्यों मानेंगे, क्योंकि ये बिंदु Q y एक्सिस पर स्थित है और y अक्ष पर x का मान नहीं होगा, y का मान होगा, तो 0, y। इसका एक मध्य बिंदु है M, उसके निर्देशांक उन्होंने दिए गए हैं कितने, 2, -5। तो आपसे ये P और Q के निर्देशांक पूछे, तो हमने कहा बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग यही मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट ही लगाते हैं। जो बिंदु दिए गए हैं आपको P और Q, इनको आप मान लो एक को x1 y1 और एक को x2 y2, और ये मध्य बिंदु दिए गए थे, एक को x मान लो और एक को y मान लो, और आप यहाँ से बेटा x का फार्मूला लगाना। बताओ x बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, x1 + x2/2 पढ़े थे भाई। बोलो x की जगह पर कितना है 2, x1 के प्लेस पर देखो कितना है x, x2 के प्लेस पर कितना है 0/2, तिरछा गुणा करोगे तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार से आप y के लिए फार्मूला लगा लो, तो y के लिए फार्मूला होता है y1 + y2/2। y का मान कितना देखो यहाँ पे -5, y1 देखो कितना है तो कहोगे 0, y2 कितना है बेटा y ही है, /2, तिरछा गुणा करोगे तो y का मान आ जाएगा -10। और हमने आपसे कहा था कि अगर हमें x और y के मान पता चल गए ना, तो हम लोग इन बिंदुओं के निर्देशांक बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो आपसे यही P और Q के निर्देशांक पूछे गए, तो बताओ P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। P के निर्देशांक आपने क्या माने थे, x, 0। बोलो x की वैल्यू कितनी आई, तो 4, तो P के निर्देशांक आ जाएंगे 4, 0। उसी प्रकार से Q के निर्देशांक, Q के बेटा निर्देशांक थे 0, y, ये आ जाएगा 0, y की वैल्यू कितनी आई -10, तो Q के निर्देशांक आ जाएंगे 0, -10। एक ये बेटा आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है आप पढ़ो तो आपको ऐसा लगे कि कठिन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकती है, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो, तो इस टाइप का बेटा क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कभी कभार फंस जाते हैं, तो हमने फिलहाल कोशिश तो बहुत अच्छे से की है, आपको समझा पाए हम अपनी बात। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाए तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके बेटा आप जरूर से देख लेना, आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छे से आप इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपसे 4 नंबर पे पूछा गया था। क्वेश्चन है बेटा, बिंदुओं 2, y और 10, 3 और 10, 3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात करो। 10 मात्रक है तो y की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको पता है, जैसे ये 2 बिंदु दिए गए, आप इनको इस तरीके से मान लो। मान लिया ये 2 बिंदु है, एक A है और एक B है। A के निर्देशांक दिए गए बेटा 2, y और B के निर्देशांक दिए गए 10, 3। ठीक है, जो बिंदु है उनको आप आदत बना लो, एक बिंदु को x1, y1 और दूसरे बिंदु को x2, y2 मानने की। इनके बीच की दूरी देखो कितनी दी गई है 10, D की वैल्यू कितनी दी गई है 10 मात्रक। तो आपसे ये पूछा कि इसमें ये जो y यूज हुआ इस y का मान बता दो, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। वो होता है बेटा d बराबर रूट पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो d का मान गिवन है कितना है 10, रख दो भाई, बराबर रूट में x2 का मान कितना है 10 और माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है y का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ रूट है, रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, जैसे आप दोनों पक्षों का बेटा वर्ग करेंगे तो यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ वर्ग करने से रूट हट जाता, आप इस बात को समझते हैं। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का होता है 2ab, 2 गुणा 3 गुणा वाई करोगे तो 6y आ जाएगा। तो 100 बराबर 64 में आप इनको 9 को जोड़ो तो 64 में जब आप 6 को जोड़ोगे 70 और 3 73 हो जाएगा, 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y। समझ रहे हो भाई इस बात को? प्लस का 100 आप इस साइड लेके आ जाओ, देखो समझते हैं आगे। ये क्या बन जाएगा, देखो वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 73 है, 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर पे क्या बचेगा 0। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस का 6y, देखो माइनस का कितना बचेगा, कहीं हमने घटाने में जोड़ने में कोई गलती तो नहीं करी। 64 और 6 70 होते और 3 73 होते, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 27 माइनस का इज इक्वल टू 0। अब देखो 27 के हम लोग को ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि उनका जब गुणा करें तो 27 आए, लेकिन जब उन दोनों संख्याओं को घटाएं तो 6 आ जाए। तो 9 तिया 27 होते बेटा, तो वाई स्क्वायर माइनस का 9y और प्लस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। इन दोनों में आप y को कॉमन कर लें तो आ जाएगा y माइनस 9, इसमें आप 3 कॉमन कर लें तो y माइनस 9, एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 9 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 3 बराबर 0। पहले आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर 9 आ जाएगा और एक बार y प्लस 3 को 0 के बराबर करोगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो बेटा y का मान आपसे पूछा गया था, तो y के मान देखो कौन से आ गए, एक आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा -3, यही दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा सवाल था, नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु ए के निर्देशांक, पहले हम पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, है ना, यहां से ये और हटा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बेटा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा b के निर्देशांक 1, 4 है, तथा b के निर्देशांक 1, 4 है, 1, 4 है। तो आपसे क्या पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया कि बिंदु ए के निर्देशांक बता दो। हमने कहा ठीक है बता रहे। सबसे पहले लिखा है ए बी एक वृत्त का क्या है व्यास, तो हमने कहा भाई एक पहले हमने वृत्त बना लिया, ठीक है, व्यास है ए बी इसका, तो ये देखो वृत्त का व्यास यही तो होगा भाई, तो हमने कहा ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, ठीक है। तो ए बी वृत्त का क्या है व्यास है और इसका केंद्र भी दिया, मान लो इसका केंद्र जैसे हमने मान लिया ये ओ है और इसके निर्देशांक वहां पर दिए गए हैं 2, -3, ठीक है, और बी के भी निर्देशांक दिए गए हैं 1, 4। तो आपसे ए के निर्देशांक पूछे, इसको थोड़ा वृत्त से बाहर हटा के अगर हम इस चित्र को बनाने की कोशिश करें तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, इसके निर्देशांक है 1, 4 और देखो ये केंद्र के निर्देशांक है और आपको पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है, जैसे ये ए बी है, ए बी क्या है व्यास है ना, और ये क्या है इसका केंद्र, आपको पता है
कि केंद्र जो होता है ना वो व्यास का कैसा होता है, मध्य बिंदु। व्यास का मध्य बिंदु ही उसका केंद्र होगा। तो इसका मतलब O जो है वो इस रेखाखंड AB के लिए मध्य बिंदु का कार्य कर रहा होगा बेटा। ये जो बिंदु O है जिसके निर्देशांक 2,3 है वो इस रेखाखंड AB के लिए मध्य बिंदु का कार्य कर रहा होगा। तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और एक इस बिंदु के निर्देशांक दिए गए, आपसे इस बिंदु के निर्देशांक पूछे गए। तो हमने आपसे एक बात कही थी कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं ना x और y के फॉर्मेट में होते हैं। ये दोनों इस बिंदु के निर्देशांक बेटा आपसे पूछे गए थे, तो हमने इनको मान लिया कि ये एक x है और एक क्या है, y है। ठीक है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक x और y के फॉर्मेट में होते हैं। अब देखो मध्य बिंदु आज दिया गया है, इसके निर्देशांक आपसे पूछे गए, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये जो बिंदु पहले दिए हैं इनको आप क्या मान लोगे, x1 y1, और ये जो बिंदु दिए गए इनको मान लोगे x2 y2, और ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक x और y के फॉर्मेट में दिए होते तो इनको x और y मान लो। क्लियर है ना भाई इतनी बात। ऐसा करने से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही मध्य बिंदु वाला लगा लेंगे। जैसे इनके हिसाब से मध्य बिंदु इसके कितने हैं, 2,-3। हमने केवल आपसे ये कहा कि हमें इतना बता दो कि मध्य बिंदु निकाले कैसे जाते हैं। तो आपने कहा बहुत आसान है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x का फार्मूला आपने पढ़ा था x1 + x2 बटे में 2 होता। देखो x का मान कितना है, तो आप कह रहे हो 2, x1 का मान बेटा बताओ कितना है x, x2 का मान बताओ कितना है 1, और अपॉन में कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 = x + 1, x की वैल्यू निकालोगे तो 4 - 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। उसी प्रकार से आप यहाँ से y का फार्मूला लगा लो, तो y = y1 + y2 बटे में 2। देखो y का मान कितना है, तो कह रहे हो -3, y1 की वैल्यू देखो कितनी है y, प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है 4, और अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 = y + 4, -6 4 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो y की वैल्यू हो जाएगी -10 हो गई। आपसे क्या पूछा गया था, इस बिंदु A के निर्देशांक। तो बताओ बेटा A के निर्देशांक जो आपने माने थे x, y होंगे। x की वैल्यू आपने निकाली 3 और y की वैल्यू -10। तो बेटा बिंदु A के निर्देशांक आ जाएंगे 3, -10। वैसे इसी टाइप का हमने कल एक क्वेश्चन आपको दिया भी था, जो इसका प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें क्या था कि आपको A और B के निर्देशांक दिए गए थे, आपसे केंद्र के निर्देशांक पूछे थे। आज देखो थोड़ा सा इसके उल्टा हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको इन दोनों में से किसी एक का मान दिया गया, इसके केंद्र के भी निर्देशांक दिए गए थे, इस बिंदु के निर्देशांक पूछे गए, तो हमने उसी तरीके से लगा दिया, केवल कॉन्सेप्ट लगाया आज मध्य बिंदु वाला। पिछली बार केंद्र के निर्देशांक पूछे गए तो वहां पे भी आपने फार्मूला मध्य बिंदु का लगाया होगा, तो वहां पे भी ऐसे ही लगाया जाएगा, समझ लो। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है बेटा, बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कर लेना। ये 22 में पूछा गया और 24 में पूछा गया, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, और देख रहे हो आपने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा x और y में, अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये 3 साल लगातार पूछा गया है, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है, पहले हम पढ़ देते हैं, तब तक कुछ बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y। क्वेश्चन है बेटा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y, कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। -3, 4
से समदूरस्थ हो। बेटा ऐसे क्वेश्चन तो बहुत जरूरी होते हैं, अगर कहीं ऐसे समदूरस्थ वर्ड लिखा मिल जाए आपको तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपसे 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया और 24 में पूछा गया, लगातार आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। और ऐसे ही हमने कुछ क्वेश्चन आपको दो लगभग क्वेश्चन ऐसे हमने आपको प्रीवियस की दोनों क्लासों में कराए भी हुए हैं, तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझना। देखो क्या लिखा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स कामा वाई, कोई एक बिंदु है एक्स कामा वाई, ये देखो किस बिंदु से, तो एक बिंदु दिया गया है कितना 3,6, 3,6, और एक दिया गया है -3,4। मान लो ये बिंदु ए है और ये मान लिया बिंदु बी है, और ये वाला मान लो बिंदु पी मान लिया हमने, ये कौन सा है पी। ठीक है, ये बिंदु पी जो है वो बिंदु इस वाले से और बिंदु इससे कैसी दूरी पर है, समान दूरी पर, बराबर दूरी, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्स और वाई में ऐसा क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। बेटा ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी AP बराबर दूरी BP है। ठीक बेटा, और दूरी AP निकालने के लिए आपको A और P वाले बिंदु लेने पड़ेंगे, तो 3,6 और P वाले बिंदु कौन से हैं, x, y। BP दूरी निकालने के लिए B और P वाले बिंदु लेने पड़ेंगे, तो B वाले बिंदु है -3,4 और P वाले बिंदु है x, y। अब ये दूरी निकालनी है आपको बेटा, तो हमने कहा था आप एक आदत बना लो, जो बिंदु है उनको x1, y1, x2, y2 के फॉर्मेट में आप मान लिया करो। ठीक है, ऐसा मानने के बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप जब लगाते, दोनों तरफ दूरियां बराबर है, दोनों तरफ रूट लगाए जाते हैं, तो फिर वो जब स्क्वायर करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने कहा रूट ना लगाओ, सीधे फार्मूला लगाते। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x - x1 की 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है y और माइनस y1 की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, x2 की वैल्यू x है, फिर लगाओगे -x1 की वैल्यू -3, तो +3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से होगा। यहाँ देखो होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या आएगा, x² + 9 माइनस का 6x। इतनी बात आप समझ रहे होगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो y² + 36 माइनस का 12y, इधर पर x² प्लस का 9 और प्लस का कितना आ जाएगा 6x। ठीक है, ऐसे इधर पर y² प्लस का 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2ab होता बेटा, तो अब बन जाएगा 8y। लेफ्ट और राइट साइड में जो चीजें एक जैसी आपको दिख रही हैं उनको आप तुरंत काट लो। जैसे देखो ये x² और ये x² कैंसिल, ये y² और ये y² कैंसिल। अब यहाँ पर देख लो क्या क्या बच रहा, जैसे यहाँ पे बचा है बेटा माइनस का 6x और माइनस का कितना y, 12y है ना। 36 में आप 9 जोड़ो तो 36 और 4 40 होते हैं, और 40 और 5 45, इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45। बराबर पे देखो, इधर पर आप देखना तो ये आ जाएगा 6x माइनस का 8y और देखो प्लस का 16, ये 9, ये तो 16 और 9 कितने हो गए 25। ठीक है, पूरी वैल्यू जो है ना वो सब एक साइड आप लेके आओ। एक काम कर लो, एक्स वाई वाले पद एक तरफ कर लो, ये प्लस का 45 इसको उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6x माइनस का 12y, ये इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 6x और इधर आएगा ये तो प्लस का हो जाएगा 8y, बराबर पे 25 और माइनस का ये हो जाएगा 45। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखो माइनस का 6x माइनस का 6x तो माइनस का हो गया 12x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस का 12 ये है, प्लस का ये 8 है, तो माइनस का बचेगा 4y, बराबर पे ये बचेगा बेटा माइनस का, आप देख रहे हो घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 20। आप यहाँ से माइनस का 4 कॉमन कर लो तो 3x प्लस का y, माइनस का कितना आ जाएगा 20। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 पंचा 20 होते हैं, देखो क्या बन जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। इसको भी आप इधर लेके आ जाओ तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो बेटा ये रिलेशन हो जाएगा x और y में। ठीक है, इस तरीके से आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो केवल वैल्यू y बराबर आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, अगर 5 को उधर ले जाओगे तो ये प्लस का और ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर, अगर आप और अच्छा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं y बराबर 5 माइनस 3x। तो इस तरीके के ये रिलेशन निकल आएगा। ये बेटा आपका आंसर है, चाहे आप ऐसा आंसर कर दो चाहे ये आंसर कर दो।
तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और बेटा ये 4 अंक में पूछा गया। देख लो क्या क्या बहुत कठिन है सवाल। तो आप कहोगे बहुत आसान है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से जाना है, पढ़ा है, और फिर इस टाइप के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट बताया है। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो आप बहुत आसानी से कर लोगे, कोई गलती नहीं होगी। बस जोड़ घटाना में भाई थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जल्दबाजी में एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो बहुत ही शांत मन से आपको क्वेश्चन करने हैं। पहले उन क्वेश्चनों को आप करना जो क्वेश्चन आपको पहले बहुत अच्छे से आ रहे हो। ऐसा लग रहा हो कि देखो मैथ में क्या होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आपके माइंड में उसकी थ्योरी बन जाती है। तो क्वेश्चन देखने से अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो हम कर लेंगे, तो पहले आप उन्हीं क्वेश्चनों को करना। इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन हमें कुछ डाउटफुल है, तो शुरू में उसको ना करना, थोड़ा टाइम देना, थोड़े टाइम बाद आपको वो क्वेश्चन कन्फर्म है आ जाएगा। थोड़ा एक आध बार आप उसको सॉल्व करने की प्रयास करना, जरूर से आ जाएगा। तो फिलहाल एडवाइस थोड़ी सी ये रहेगी, एग्जाम जब दोगे ना आप, तो वैसे ये बातें हम सब आपको एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से बताएंगे, कॉपी कैसे लिखना, कैसे क्या चीजें करनी, वो सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं मैथ में जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हो भाई वो पहले करना आप, ठीक है, और जो ना आ रहा हो उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, कह दो अभी तुमसे बाद में निपटेंगे, पहले जो आ रहा उनको तो कर ले, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखो समांतर चतुर्भुज से रिलेट करता हुआ है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। देखो हम आपको वो भी कराते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, आप उस क्वेश्चन को देख के ही अब सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप पहले उसको समझ लो अच्छे से, फिर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा आप देख के ही कर लोगे। क्वेश्चन बेटा दिया गया है, बहुत जरूरी सवाल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, बेटा क्या होता है समांतर चतुर्भुज? तो आप कहते हो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर, है ना, समांतर चतुर्भुज, है ना, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो इस तरीके से देखो लिखा है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो आपसे बेटा ये पूछा गया है, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 4 नंबर का सवाल है, इसमें अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? हमेशा याद रखना कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। और बहुत सीधी बात है, अगर विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो इसका मतलब वो विकर्णों का मध्य बिंदु रहा होगा। समझ पा रहे हो इस बात को आप? तो देखो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल है। अगर आपको ये छोटी सी बात आती थी तो आप इस देखो क्वेश्चन को कितने आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। मान लिया ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और बेटा इसका एक विकर्ण ये हो गया ए सी और एक विकर्ण हो गया ये बी डी, ठीक है। ये देखो एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को नाम हमने दे दिया ओ। और याद रखना, क्या याद रखोगे? तो इसमें एक नोट पॉइंट आप हमेशा याद रख लेना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए समांतर चतुर्भुज पर आधारित तो इसमें आप याद रख लेना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर
चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इतनी बात आप याद रख लेना। अब देखो इसी क्रम में लेना है तो जैसे ए के क्या हो गए 1, 2, बी के क्या हो गए 4, y, सी के क्या हो गए x, सी के क्या हो गए x, 6 और डी के क्या हो गए 3, 5। ठीक भाई, तो ऐसे करके हम लोग ने ये सीड्स लिख दिए। अब आपको ये बताना है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज के सीड्स हैं तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो हमने कहा बहुत आसान है, इनके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर हमने आपको एक बात बताई कि एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमने कहा बहुत आसान है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे विकर्ण AC जो है ना उसके मध्य बिंदु O के निर्देशांक, और एक बार निकाल लेंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। क्योंकि बिंदु O जो ये है ना बेटा वो AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है, तो दोनों मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे। और यार बहुत सीधी बात है, किसी बिंदु के निर्देशांक x और y के फॉर्मेट में होते हैं, तो पहले हम इस विकर्ण से निकाल ले रहे हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, फिर इस विकर्ण से निकाल ले रहे हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहां से भी बिंदु O के निर्देशांक x और y के फॉर्मेट में आएंगे, यहां से भी बिंदु O के निर्देशांक x और y के फॉर्मेट में आएंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, x को x के बराबर y को y के बराबर, तो x और y के हम लोग को मान प्राप्त हो जाएंगे। तो अपनी प्लानिंग बन चुकी है, देखो इस पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक निकालेंगे, O के निर्देशांक। ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक आपको पता है x और y के फॉर्मेट में होते, तो यहां से अगर x निकालो तो फार्मूला होगा x1 + x2/2। अब हम यहाँ पर ये नहीं लिख रहे हैं, जैसे ये A है और ये C है तो इसको x1 y1 फिर इसको x2/2 वो हम नहीं लिख रहे, इतना काम आप खुद से कर लेंगे। तो देखो x का मान यहाँ पर x1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है x/2। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ से x निकाल लेंगे। y कैसे निकालोगे, तो y के लिए फार्मूला y1 + y2/2। तो देखो y का मान y1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है 6, तो बन जाएगा 2 + 6/2, तो 8/2 कितना आ जाएगा 4। ठीक, ये विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक आ गए। बताइए बिंदु O के निर्देशांक क्या आ गए बेटा, तो आप कह रहे हो बिंदु O के निर्देशांक आ गए 1 + x/2 और कामा में 4। ठीक है, ये कहां से आए बिंदु O के निर्देशांक, इस विकर्ण AC से। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, उसी प्रकार आप क्या करेंगे, विकर्ण BD, ये वाला विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक निकाल लेंगे फिर से। तो इसके भी निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर फार्मूला वही है x1 + x2/2 और y बराबर बेटा क्या होगा y1 + y2/2। तो देखो यहां से ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो देखो x1 + x2/2 तो 4 + 3/2 कितना आ जाएगा, x का मान 7/2। और y कैसे निकालोगे, y1 + y2 तो y + 5 बटे में कितना 2, ये आ गया किसका मान y का, ये x का है ये y का। ठीक है, तो बताओ यहां से बिंदु O के निर्देशांक क्या आ गए, O के निर्देशांक बताइए क्या आ गए, x, y, तो x का मान कितना है 7/2 और यहां से कितना आया y + 5/2। ठीक है, अब देखो यहां समझते हैं बेटा, ये भी देखो बिंदु O के निर्देशांक है और ये भी बिंदु O के निर्देशांक है, दोनों को बराबर कर दो। तो 1 + x/2 कामा कितना है 4, ये बराबर हो जाएगा किसके 7/2 कामा y + 5/2। इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। क्यों हो गए बराबर, क्योंकि ये भी बिंदु O के निर्देशांक है और ये भी बिंदु O के निर्देशांक है, किसी एक बिंदु के ही तो ये निर्देशांक है, हमने कहा दोनों बराबर कर दो।
तो बराबर कैसे करना, जैसे ये x है तो इधर से x ये है तो इसको इसके बराबर कर दो, 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 7 में 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। उसी प्रकार से 4 को किसके बराबर करोगे, ये y की जगह लिखा, ये भी y की जगह, तो 4 बराबर हो जाएगा y + 5/2, तिरछा गुणा कर लो, 8 बराबर y + 5, तो y का मान निकालो भाई 3 आ जाएगा, तो y का मान देखो कितना आ गया 3 और x का मान कितना आ जाएगा 6, तो y का मान बेटा आ गया 3, एक ये आंसर हो जाएगा, और x का मान आ गया 6, एक ही आंसर हो जाएगा। देखो एक बार आप खुद से ट्राई करो, देखो क्या आपको बातें समझ आ रही हैं, और अगर आप समझ नहीं पाए हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। वैसे कोशिश हमने पूरी कर दी कि इस क्वेश्चन को कैसे समझाया जाए, पूरी कोशिश की, इस बात को आप याद रखना, बहुत आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर लेंगे। नोट करो, चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन बेटा देखते, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हम आपको क्वेश्चन मेंशन करते हैं, लिखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात आपसे पूछना चाह रहा, शर्त देखो इसके लिए क्या दी गई है, जिसमें बिंदु, वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने आपको एक कराया है, बहुत ध्यान से समझना, जिसमें बिंदु एक P दिया है जिसके निर्देशांक है -3, P, -3, P, ठीक है, बिंदुओं -5, -4, बिंदुओं -5, -4, -5, और एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो P का मान भी ज्ञात करना है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। इसमें आपको अनुपात भी ज्ञात करना है, और ये जो बिंदु यहाँ पर जिसके साथ y अक्ष पर जो ये निर्देशांक दिया P, आपको इस P का भी मान ज्ञात करना है, और आपको ये पता करना कि ये वाला जो बिंदु है वो बिंदुओं A और B को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। देखो क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से पहले हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने मान लिया कोई एक रेखाखंड ये A और B है, A और B के निर्देशांक दिए गए देखो -5, -4, और B के निर्देशांक दिए गए हैं -2, 3, ठीक है भाई। अब देखो एक बिंदु P है, एक बिंदु कोई P है जिसके निर्देशांक है -3, P, ठीक है। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बिंदु P जो है वो इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। पहले तो कह रहे हैं अनुपात बता दो, और इसके बाद फिर ये जो P यहाँ पर लिखा है इसका मान और बता दो। तो हमने कहा अभी हमें नहीं पता कि किस अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो हमने ऐसे मान लिया कि ये बिंदु P जो है वो इस रेखाखंड AB को m/n में विभाजित करता है, पहले हमने ये मान लिया। तो सबसे पहले हम ये अनुपात निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो कैसे, ये जो बिंदु है इनको हमने कहा था आदत बना लो x1, y1 और x2, y2, और ये जो बिंदु है उनको x और y मान लो, ठीक है। अनुपात निकालने के लिए y के फार्मूले का प्रयोग ना करना, x के फार्मूले का प्रयोग करना। और आपने पढ़ा था कि अगर कोई रेखाखंड दिया गया हो, उसके अंदर कोई बिंदु हो, वो उसको किसी अनुपात में डिवाइड कर रहा हो, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपने निकालना सीखा था। x बराबर फार्मूला था mx2 + nx1 डिवाइड में m + n, और y बराबर फार्मूला पढ़ा था my2 + ny1 अपॉन
m प्लस n, ये पढ़ा था अंतः विभाजन में। अगर यही बिंदु रेखाखंड AB के बाहर होता तो आपने कहा था ये होगा बाह्य विभाजन, और बाह्य विभाजन के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, x के लिए फार्मूला पढ़ा था mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y के लिए फार्मूला पढ़ा था my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, मतलब प्लस की जगह माइनस हो जाता था बाह्य विभाजन में। ये अंतः विभाजन है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले x का फार्मूला लगाओ। तो x के लिए बहुत आसान, याद करना बहुत आसान होता है, जो अनुपात है वो x के लिए m के साथ x2 लिखो और n के साथ x1 लिखो, और डिवाइड में अगर अंतः विभाजन है दोनों का जोड़ लिख दो, तो फार्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। देखो x की वैल्यू कितनी है, -3, m हमें ज्ञात करना, x2 की वैल्यू देखो कितनी है, -2, n हमें ज्ञात करना, x1 की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन में m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा -3m इज इक्वल टू -2m -5n। m को एक तरफ करो, n को एक तरफ, तो इसको इधर लेके आओगे तो -3m प्लस का 2m इज इक्वल टू -5n, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, कितना बचेगा, -m, और यहाँ पर बचेगा बेटा -2n, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ आप क्या करो n को इसके बटे में ले आओ, तो m/n बराबर 2, इसके नीचे 1 लिख दो। देखो अनुपात हम लोग को पता चल गया, अगर इसको अनुपात के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो m/n जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 2/1 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। अनुपात हम लोग को पता चल गया। देखो फिर से यही चित्र बनाते हैं हम लोग, ये a है और ये b है, यहाँ पर एक बिंदु p है, ठीक है, जिसके निर्देशांक कितने दिए थे, -3, p, इसके निर्देशांक कितने हैं, -5, -4, और b के निर्देशांक है -2, 3। इस तरीके से है, हमें अनुपात पता करना था। सबसे पहले तो अनुपात तो निकाल लिया, अनुपात कितना है, 2:1, ये m का मान है और ये n का मान, तो पहले अनुपात पता करना था, तो एक तो आंसर बेटा ये हो ही गया। अनुपात के बाद हम लोग को इस बिंदु P का भी और मान ज्ञात करना था, तो P आप देख लो यहाँ पर y पर स्थित है, ये तो आपके x1 y1 हो गए, ये आपके x2 y2 हो गए, ये x हो गया और ये y हो गया। तो P का मान निकालने के लिए आप यहाँ से y का फार्मूला लगा लो बेटा, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। तो y का मान कितना है p, m का मान बेटा कितना है 2, y2 का मान देख लो 3 है, n का मान 1 है, y1 का मान कितना -4 बटे में m प्लस n, तो 2 प्लस 1, तो 6 -4 बटे में 3, तो 2/3। तो बेटा इस बिंदु P का जो मान है, यहाँ पे जो ये P रखा था उस P का मान कितना हो जाएगा भाई, 2/3। देखो आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन था वो भी कराया था, वो भी ऐसे ही था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत अच्छे से आप इनको कर लेना। ये भी आपका 2024 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था बेटा, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम 4 नंबर के ही पूछे जाते हैं, 6 नंबर की कैटेगरी का नहीं आता, 4 नंबर तक के ही आते हैं। 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है और एक MCQ, इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस मूड से पेपर को सेट कर रहा है। हर एक एग्जामिनर के कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं मैथ में, जैसे आपके भी बेटा कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको ऐसा लगता होगा कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है ना, और कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये टॉपिक मुझे थोड़ा कम आता है, आता तो है लेकिन थोड़ा कम आता है। तो सबके अपने अपने फेवरेट टॉपिक होते हैं, तो उसी हिसाब से अब एग्जामिनर पेपर बनाएगा, जिसका जो फेवरेट टॉपिक होता है उसी के वो कुछ क्वेश्चन ज्यादा रख देता है। तो अगर किसी का ये वाला फेवरेट टॉपिक होगा तो वो इसमें ज्यादा क्वेश्चन रख देगा, इसके क्वेश्चन हो सकता है 5-6 नंबर तक के पूछ लिए जाए, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, पेपर सेट करने वाला कौन है, किस तरीके से वो पेपर सेट कर रहा है, वो तो बेटा उसके ऊपर डिपेंड करता। हम लोग तो यहाँ केवल अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते, हमने हर एक तरीके की प्रिपरेशन कर ली, फिर हमने खुद कह दिया कि हमने अब तुम चाहे जैसा पेपर सेट कर लो, हमें सब कुछ चीजें आती हैं, तो अब चाहे जैसा पेपर सेट हो जाए हम तुरंत कर लेंगे उसको, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो देखो हमने आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कराया। देखो एक आध बार आप ऐसे क्वेश्चन आपको अगर और मिल जाए तो खुद से ट्राई करने की जरूर से कोशिश करना। तो देखो अगर खुद से करोगे तो अपने आप बेटा खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अब पता चल रहा आपने केवल वीडियो देख लिया, इसके बाद घर पे आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं लगा रहे, या जो क्वेश्चन हमने आपको कराया आप पुनः इनको नहीं लगा रहे, तो बेटा फिर ये गलत बात है, फिर आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी।
ठीक है, केवल वीडियो देखने से मैथ अच्छी नहीं होगी, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, और जितने जल्दी हो सके उस बात को आप समझ लो कि वीडियो देखने से गणित अच्छी थोड़ी ना होगी। अगर वीडियो देखने से गणित अच्छी हो जाती तो आज पता किसी की गणित मतलब गणित में कोई आज स्ट्रगल कर ही ना रहा होता, अगर केवल वीडियो देखने से। देख रहे हो यूट्यूब पे कितने लोग पढ़ा रहे हैं, सभी के अपने प्रॉपर वीडियो डले हुए, है ना, आराम से जाओ देख लो जाके और कह दो हमारी गणित अच्छी होगी, तो ऐसा संभव ही नहीं है। मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर आपको केवल एक तरीका बता सकते हैं, देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको इस तरीके से कर लो। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको उन्हीं तरीकों को खुद से लगाना आना चाहिए कि सर जी ने ऐसा बताया तो क्या हम ऐसा कर ले तो क्या आ जाएगा। तो मतलब जब आपके अंदर खुद से ये थिंकिंग डेवलप होगी मैथ तब अच्छी होगी भाई। ठीक है, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप से जरूर से भी क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, देखो हम और एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। कल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसके बहुत अच्छे अच्छे सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक दिया गया बेटा, ये आपका 2020, 2023 और 2025 में पूछा गया था। लिखा है बिंदुओं -3, 10, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? ये क्वेश्चन आपका 22 में, 23 में और 25 में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर हम और ले रहे हैं, थोड़ी सी हिंट देंगे, थोड़ा सा आप खुद से करना। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले समत्रिभाजित का मतलब इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने वाले, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन है बेटा। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 और 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर एक तो समद्विभाजित में तो सीधे मध्य बिंदु हो गया, समत्रिभाजित पूछा जाएगा या 4 भागों में बराबर बांटते, ऐसे करके एक और क्वेश्चन आता है। ये 2025 में आया था, 4 भागों में विभाजित करने वाले था। हम अगर 3 आपको समझा दिया, अब 4 वाला आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
सम द्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग, इसका मतलब सीधे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा। त्रिभाजित में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, और समान चार भागों में अगर बांट रहा होगा तो उसके भी देखो, अगर 3 वाला कर लिया तो 4 वाला तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। देखो सबसे पहले ये बिंदु एक दिया गया है, क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जिसमें लिखा है -3, 10, ठीक है, ये कोई एक बिंदु ए, और 6, -8, ये मान लिया कोई बिंदु बी है। इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ये ए बी हो गया। इस रेखाखंड को बिंदु -1, मान लिया -1, ये बिंदु कोई भी पी बिंदु है, करे किस अनुपात में विभाजित करता था। हमने कहा ऐसे नहीं पता है किस अनुपात में विभाजित करता था, हमने ऐसे मान लिया कि m/n में ये विभाजित कर रहा है, ठीक है भाई। तो देखो इनको आदत हमने कहा था बना लो x1 y1 और इसको x2 y2, और यहाँ से x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। अगर ये सब चीजें दी गई, केवल अनुपात पूछा जाए तो आप चाहें तो x का फार्मूला लगा लेना और चाहे y का फार्मूला लगा लेना, दोनों से अनुपात बराबर आएगा। दोनों ना लगाना, क्यों, क्या फायदा, हम लोग को केवल अनुपात निकाल लेना, तो चाहे x के फार्मूले से निकाल लेना और चाहे y के। हम यहाँ x से निकाल के बता रहे हैं, आप खुद से ट्राई करना, y के फार्मूले से निकाल लेना, आंसर इक्वल आएगा। तो देखो अनुपात निकालने के लिए आप x का फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में होता है m प्लस n। बोलो x की वैल्यू कितनी, -1, m की वैल्यू ज्ञात करनी, x2 की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू ज्ञात करनी, x1 की वैल्यू कितनी, -3 अपॉन में m प्लस n। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -m - n बराबर 6m माइनस का 3n। m को एक साइड लेके आओ तो माइनस का m ये इधर आएगा तो माइनस का 6m और बराबर में माइनस का 3n, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7m बराबर माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट गया, इसको इसके बटे में ले आओ, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो m/n बराबर आ जाएगा 2/7। बेटा अनुपात के फॉर्मेट में लिखोगे तो m/n बराबर आ जाएगा 2:7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, तो चाहे आप x के फॉर्मूले से कर लो और चाहे इसको y से भी आप खुद से ट्राई करना, देखना वही आंसर आएगा 2:7। अच्छा सवाल था, खुद से ट्राई जरूर करना एक बार, y से जरूर आप इसको लगाना। इसके बाद देखो लिखा बिंदुओं 4, -1, एक बिंदु कौन सा है बेटा, 4, और फिर एक बिंदु है -2, -3, ठीक है। मान लो ये बिंदु फिर से a और ये बिंदु b है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने। सम त्रिभाजित का मतलब ये रेखाखंड 3 बराबर भागों में बढ़ जाए। तो हमने कहा मान लो एक ये वाला भाग मान लिया और एक ये वाला भाग मान लिया। देखो एक ये भाग हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों बराबर भाग है। हो सकता है आपको बराबर ना लग रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया है कि समान भाग है तो हम इनको समान ही मान लें। मान लो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो आपसे यही बिंदु P और Q के निर्देशांक पूछे। बेटा किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y ही होते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु दिए हमने कहा आदत बनाओ इनको x1 y1 और x2 y2 मान लो। ठीक भाई, अब सुनो, अगर हमें P के निर्देशांक निकालने हो तो बस अनुपात समझ लो और कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे ये बिंदु P आप देख रहे हो, P के पहले कितने भाग हैं, ये एक भाग है और इधर पर कितने हैं, 2 भाग। तो बस अनुपात जो m/n होता था, जो m/n होता है, जो पहले P के पहले कितने भाग, 1, तो m का मान 1, P के बाद कितने भाग, एक ये 2 भाग, तो n का मान 2। बस 1 और 2 अनुपात पता है, इस बिंदु के निर्देशांक निकालना बहुत आसान। पहले x का फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। m की वैल्यू कितनी, 1, x2 की वैल्यू बता दो -2, n की वैल्यू कितनी, 2, x1 की वैल्यू बता दो 4 अपॉन में m प्लस n। 1 और 2 को जोड़ोगे 3 आ जाएगा। ठीक भाई, -2 प्लस का 4 दूना 8 बटे पे 3, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, 2 3 से भाग लगेगा, 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ गया। ऐसे ही आप y का मान निकाल लो, तो y के लिए फार्मूला आप लगाओगे my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। देखो m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी, -3, n की वैल्यू कितनी, 2, y1 की वैल्यू देखो कितनी है, -1 अपॉन में m प्लस n। जोड़ दो इनको, तो 1 और 2 को जोड़ोगे 3 आ जाएगा, तो -3 और माइनस का कितना हो जाएगा, 2 और बटे में 3, तो -5 बटे 3। ठीक भाई, तो देखो ये P के लिए हम लोग देख रहे थे, तो P के निर्देशांक क्या थे बताओ। P के निर्देशांक, एक छोटी सी चीज हम छोड़ेंगे, वो आप खुद से करना। निर्देशांक क्या थे, x, y। बताओ x का मान कितना आ गया, 2, और y का मान कितना आ गया, 2, -5 बटे 3। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु जो थे वो P और Q थे, तो P के निर्देशांक तो देखो हमने यहां से निकाल दिए,
एक, तो ये आंसर हो जाएगा। अब सुनो, Q के निर्देशांक कैसे निकालो वो आप समझ लो। जब आप Q के निर्देशांक निकालोगे तो ये बिंदु नहीं चेंज होंगे, x1 y1 x2 y2 वही रहेगा, बस अनुपात चेंज होगा। अब देखो जैसे हम लोग इसमें कहें कि अनुपात क्या होगा, m अनुपात n, बताओ क्या होगा। तो आप ये देखो Q से पहले कितने भाग आपको दिख रहे हैं, एक ही है, एक ही है, मतलब 2 भाग दिख रहे हैं। और Q के बाद कितने भाग दिख रहे हैं, तो आप कह रहे हो 1 भाग दिख रहा है। तो पहले 2 बाद में 1, बस आज केवल अनुपात चेंज होगा, केवल अनुपात चेंज होगा, बाकी सेम फार्मूला लगेगा और आप इसको कर लेंगे। ऐसी हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें इस बिंदु Q के निर्देशांक निकाल के बताएंगे। अनुपात हमने आपको बता दिया 2:1। Q के निकालने के लिए Q से पहले कितने भाग थे, तो आपने कहा 2, बाद में कितने, 1, तो अनुपात क्या बन जाएगा, 2:1। अनुपात पता चल जाए, फार्मूला वही सेम होगा, बस जहां पर m की जगह हम 1 रख रहे थे वहां आप 2 रखना, n की जगह हम जहां 2 रख रहे थे वहां 1 रखना। ऐसे x और y का मान निकाल के आप Q के निर्देशांक हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। आप सुनो, जैसे मान लो यही रेखाखंड होता है, इसको समान 4 भागों में बांटने वाला क्वेश्चन होता, कोई रेखाखंड इस तरीके से होता ए बी, और इसको 4 बराबर भागों में बांटना होता, तो देखो 1 भागी 1 भागी 1 भागी 1, मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। तो जब हमें P के निर्देशांक निकालने होते हैं तो आप इसी फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बिंदु होंगे उनको x1 और y1, और यहाँ पर जो बिंदु होंगे उनको x2 और y2, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करो, इसको देखो P से पहले कितने भाग है, 1, और P के भाग कितने भाग है, 3, समझ रहे हो। P के निर्देशांक निकालने के लिए बताओ अनुपात क्या होगा, तो आप कह रहे हो P से पहले 1 भाग है और इधर कितने, 3 भाग है, तो यहाँ पर याद रखना m अनुपात n कितना होगा, 1:3। जब आप Q को निकालोगे, Q को, तो देखो Q से पहले कितने भाग, 2 भाग, Q के बाद भी कितने, 2 भाग, तो Q जो है इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि ये 2 भाग इधर है, 2 भाग इधर है। इसका मतलब ये जो Q है वो रेखाखंड AB का क्या होगा, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के लिए तो x का फार्मूला सीधे पड़े x1 + x2/2, और y के लिए y1 + y2/2, ऐसे करके कर लेना। R के जब निर्देशांक निकालोगे तो R से पहले देखो कितने हैं, 1 2 3 भाग, और R के बाद कितने, 1 भाग, तो R के लिए m अनुपात n क्या हो जाएगा, 3:1। ऐसे अनुपात केवल चेंज होंगे, x1 y1 x2 y2 कभी चेंज नहीं होंगे। तो चाहे 3 भाग बोलते, चाहे 4 भाग बोलते, चाहे 5 भाग बोलते, बस आपको ये देखना बिंदु देखो और उससे पहले कितने भाग है और उसके बाद कितने भाग है, वही आपका m अनुपात n बनेगा। जो पहले भाग होंगे वो m होगा, जो बाद में भाग होगा वो n होंगे। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसी हम बेटा आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें इस बिंदु Q के निर्देशांक कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। फिलहाल अब जितने भी क्वेश्चन थे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे, हमने आपको इस चैप्टर के सभी करा दिए 3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से। फिर भी कोई डाउट बन रहा हो, किसी क्वेश्चन में कोई बात ना समझ में आ रही हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमने आपको व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप वहां पे जाओ, कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप करो। अगर हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका वो पहले क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है या क्या वीडियो से आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं। चैनल पर बेटा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और रोज शाम को चुपचाप से बिना किसी बहाने के 8 बजे क्लास में आ जाया करो। बाकी गणित की जिम्मेदारी हमारी, हम पूरी गणित आपको ऐसे ही बहुत आसान तरीकों से सिखा देंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें, ठीक है। सर्दी से बचते रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।